नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएनआईजेसी दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल के बारे में। अभी हाल ही में हमारे भारत के फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर, जो कि हमारे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, इन्हें यूएनआईजेसी के चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है सवाल कि बताइए निम्नलिखित में से भारत के कौन से फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जिन्हें अभी हाल ही में यूएनआईजेसी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो उनका आंसर है मदन बी लोकुर। अब यूएनआईजेसी खबरों में है तो पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। बाकी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अगेन मैंने जैसे पहले बताया कि जस्टिस मदन बी लोकुर, जो कि हमारे भारत के फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, इन्हें यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कब तक ये चेयरपर्सन रहेंगे? 12 नवंबर 2028 तक ये हैं जस्टिस मदन बी लोकुर। अब देखिए हम बात करते हैं यूएनआईजेसी की। इसको इस्टेब्लिश किया गया है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। ध्यान में रखना है इसे क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, एक न्यू इंटरनल जस्टिस सिस्टम के पार्ट पे, कि हमें एक नया इंटरनल जस्टिस सिस्टम चाहिए, इसलिए हमने इसको इस्टेब्लिश किया है। अब ये इंश्योर करता है, क्यों इसको हमारी ज़रूरत क्या पड़ी इसकी, ये इंश्योर करता है कि इंडिपेंडेंस, अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म मिले। कहाँ पे? जो यूनाइटेड नेशन की जस्टिस सिस्टम है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में। एक बार फिर देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो जस्टिस सिस्टम है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। इसे इंश्योर करने के लिए एक नए इंटरनल जस्टिस सिस्टम की ज़रूरत थी, तो इसलिए यूएन जनरल असेंबली ने यूएनआईजेसी इसको बनाया, इस्टेब्लिश किया। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको सेक्रेटरी जनरल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे 5 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहला आता है एक स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव, फिर आता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, फिर 2 डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नल जूरिस्ट होते हैं। 2 डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नल जूरिस्ट होंगे। इसमें से एक जूरिस्ट जो होता है उसको स्टाफ के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, दूसरा जो होता है उसे मैनेजमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे 4 मेंबर हो गए। स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो गया, 2 डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नल जूरिस्ट हैं, उसमें से एक को स्टाफ नॉमिनेट करेगा, एक को मैनेजमेंट नॉमिनेट करेगा। 5वां आता है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जिसको बाकी जो 4 मेंबर होंगे उनके द्वारा कंसेंसस में, यानी कि जैसे 4 मेंबर हैं तो मेजोरिटी किस तरफ को जाते हैं, मेजोरिटी किसको एक्सेप्ट करते हैं, वो होता है कंसेंसस। तो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा जिसको कंसेंसस के द्वारा चूज किया जाएगा, जो बाकी 4 मेंबर जहाँ पे हैं उनके द्वारा। तो ये 5 मेंबर्स का कॉम्पोजिशन होता है यूएनआईजेसी। फिर देखिए एक स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, 2 डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नल जूरिस्ट, एक को नॉमिनेट करेगा स्टाफ, दूसरे को करेगा मैनेजमेंट। फिर आता है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जिसको बाकी के 4 मेंबर्स के द्वारा कंसेंसस से चूज किया जाएगा। फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला आता है कि जब भी यूएनडीटी यानी कि यूनाइटेड नेशन डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल या फिर यूएनएटी यूनाइटेड नेशन अपील ट्रिब्यूनल, ये 2 ट्रिब्यूनल हैं, यूनाइटेड नेशन डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, यूनाइटेड नेशन अपील ट्रिब्यूनल। इन ट्रिब्यूनल्स में जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी के लिए सुइटेबल कैंडिडेट को सर्च करना, ये किसका काम है? यूएनआईजेसी का, इंटरनल जस्टिस काउंसिल। किसमें? यूएनडीटी और यूएनएटी में अगर कोई वैकेंसी आती है, किसी भी जज की पोजीशन वेकेंट हो जाती है, तो उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट को सर्च करना। अब ये सर्च करेगी, फिर ये 2 से 3 नाम, 2 से 3 कैंडिडेट हर वैकेंसी के लिए जो जनरल असेंबली है, यूएन जनरल असेंबली, उसे दे देगी, राइट। और यहाँ पे ड्यू रिगार्ड दिया जाता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसे नाम रिकमेंड कर देगी, फिर वो जिसके ऊपर हामी भरेंगे उसे वहाँ पे बिठा दिया जाएगा। एक काम हो गया। दूसरा काम ये है कि अपना व्यूज़ प्रोवाइड करता है ये, जो भी जनरल असेंबली के जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब ये बता नहीं सकता। देखो अब यहाँ पे बात है व्यूज़ देने की, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्ट करना ही है, एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनरल असेंबली के सामने रख देता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें ये चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। फिर आता है कि यूएन डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल और यूएन अपील ट्रिब्यूनल जो है, इसके जो जजेस जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं वो
किसके द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं? आईजीसी के द्वारा। तो जो सूटेबल कैंडिडेट आईजीसी रिकमेंड करेगा उसी में से फिर एक मेंबर को पकड़ के यहाँ पे बिठा दिया जाएगा। तो ये है यूएन आईजीसी। कोई इतना कोई बड़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसके बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन अब क्योंकि खबरों में है तो इसको कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि इससे सवाल बन सकता है। क्योंकि इसके चेयरपर्सन के तौर पे भारत का एक व्यक्ति, भारत के फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज मदन बी लोकुर जी अपॉइंट हुए हैं, तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने यहाँ पे इसको कवर करा दिया। बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, आप देख सकते हैं जाके। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक हमारे पेज को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी पेज को कंटेफे के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफे, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।